हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है फूड साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और एक वीडियो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि फूड साइंस क्या होता है, फूड के बारे में थोड़ा पढ़ा था, फूड का कार्य क्या होता है, उसकी फूड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। देखिए अभी ये हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, मतलब अभी शुरुआत हो रही है, तो हम छोटे छोटे टर्म्स ही जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को घबराहट या किसी तरीके का ये ना लग जाए कि ओहो बहुत टफ है या ऐसा कुछ है। तो हम जो है एक बेसिक चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा खाद्य समूह, मतलब कि फूड ग्रुप्स। तो फूड ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो में काफ़ी कंटेंट है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पेशेंस बना करके देखना है, क्योंकि चीज़ें अगर हमें, मैंने बताया आपको पहले ही, अगर हमको प्रॉपर स्टडी करनी है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो बिल्कुल देखिए, कोई मुझे कुछ बोलना नहीं है, हेल्दी नाश्ता है बिल्कुल। और आपको हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो चलिए, ये सब तो मजाक की बातें हैं और थोड़ा सा मूड को हल्का और फ्रेश करने की बात है। आप लोग लेकिन सुबह सुबह हेल्दी डाइट लिया करिए। हेल्दी डाइट क्या, हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे तो दिन भर आप बिल्कुल हेल्दी फील करेंगे। तो चलिए, ये सब तो बहुत है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फूड ग्रुप्स का मतलब वही है, खाद्य समूह हिंदी में। इसमें होता क्या है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उनके पोषक तत्वों के आधार पर, कहने का मतलब ये, जो फूड मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट है उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर उनको कई ग्रुप में विभाजित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वर्गीकृत मतलब क्लासिफाई। यह आहार आयोजन में सुविधाजनक होता है। कहने का मतलब जो हम पोषक तत्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों को कई भागों में विभाजित करते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम मील प्लानिंग करते हैं, मतलब कि आहार आयोजन करते हैं, उससे हमें काफ़ी सुविधा मिलती है। अब आहार आयोजन में सुविधा अनुसार बेसिक 4, बेसिक 5, बेसिक 7 खाद्य समूहों का उपयोग किया जाता है। इसको हिंदी में आधारीय 4, आधारीय 5, आधारीय 7 खाद्य समूहों का उपयोग किया जाता है। बेसिक 4 को हिंदी में आधारीय 4 बोलेंगे और बेसिक 5 को आधारीय 5, इसी तरीके से। तो यहाँ पर मतलब ये कि आहार आयोजन में सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक 4, बेसिक 5, बेसिक 7 फूड ग्रुप्स का उपयोग करते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या करके करना है कि बेसिक 4, बेसिक 5, बेसिक जो 7 है, इन फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है कि इन 4 और 5, 7 ग्रुप्स में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो है, ये है आपका बेसिक 4, मतलब कि आधारीय 4 खाद्य समूह। इस ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मेन खाद्य समूह होगा वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो जैसा देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहला आपका क्या है, अनाज एवं दालें, कि मतलब जो सीरियल्स हैं और पल्सेस हैं। सबसे फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या पढ़ रहे हैं हम, आधारीय 4 समूह वाले में अनाज एवं दालें। तो ये जो एक तरफ आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ ये लिखा हुआ है और एक तरफ इधर लिखा हुआ है ये। तो इधर आपका क्या है, इधर आपके फूड प्रोडक्ट हैं, और जो इस तरफ ये लिखा हुआ है, ये फूड प्रोडक्ट से मतलब फूड प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे जो अनाज और दालें हैं, उनको खाने से हमें क्या मिलेगा, कैलोरी मिलेगी और प्रोटीन मिलेगा और कुछ विटामिन मिलेंगे। अनाज जो हम खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, और जो दालें होती हैं, आपको पता है कि दालें जो है प्रोटीन रिच डाइट होती हैं, और अनाज में भी कुछ तरह के छोटे, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में विटामिन भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन लिखा हुआ है। इसके बाद सब्जियां एवं फल। सब्जियों में आपकी कैलोरी नहीं होती है, प्रोटीन भी नहीं होता है। सब्जियों में क्या होता है, स्पेशली विटामिन होते हैं, आपके मिनरल्स मतलब कि खनिज तत्व होते हैं, और कुछ फाइबर मतलब कि रेसे होते हैं। पालक वगैरह होता है ना, जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं आपकी, उन सब में रेसे पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे इस पे है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एवं प्राणी जनित खाद्य पदार्थ। दूध का मतलब वही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, और प्राणी जनित का मतलब जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, लाइक आपका फिश हो गया और मीट हो गया, एग हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इनको खाने से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा एवं बी विटामिन मिलेंगे। बी विटामिन में बी विटामिन जो होता है वो बिल्कुल ग्रुप में होता है। मैंने आपको बताया था ना कि उसमें B1, B2, B3, B5, B9, B12 कई सारे विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सारे विटामिन, बी विटामिन जहाँ पे भी लिखा उसका मतलब ये है कि सारे विटामिन उसमें से थोड़े थोड़े पाए जा रहे हैं, बी ग्रुप में जितने भी विटामिन होते हैं। इसके बाद 4 नंबर पे है आपका तेल, वसा एवं तेल बीज। कहने का मतलब जो ऑयल होता है, ऑयल सीड होते हैं, इन सारी चीज़ों, 4th कैटेगरी में ऑयल को रखा गया है। और जब हम तेल वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कैलोरी मिलता है और प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक 4, आधारीय 4, मतलब कि आधारीय 4 खाद्य समूह। तो 4 कौन से समूह हो गए, पहला आपका अनाज एवं दालें हो गया, दूसरा आपका सब्जियां एवं फल हो गया, तीसरा आपका दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद हो गया, और 4th आपका तेल एवं
तेल वसा एवं तेल बीज हो गया, इस तरीके का आप कह सकते हो। इसमें इस चार्ट में बस एक दिक्कत है कि ये जो मीट और डेयरी है ये दोनों एक ही में है। जैसे मान लीजिए कि इधर ही अगर मैं इधर भी लिख दूँ, मीट लिख दूँ और इधर मैं आपका फैट कर दूँ। चार हम लोगों ने पढ़ा, चार ग्रुप कौन से हो गए? ग्रेन्स का मतलब अनाज, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, सब्जियां और फल आपने जो पढ़ा। और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, और उसी में प्राणी जनित खाद्य पदार्थ का मतलब वही मीट, फिश, एग, ये सारी चीज़ें। और ये जो मीट लिखा हुआ है मीट वाला इसी में आएगा, डेयरी वाले में ही। और ये जो फोर्थ वाला है आपका, ये इसको अगर हम फैट मान लें, ठीक है। तो ये आपके चार आधारीय खाद्य समूह हो गए। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि चार आधारीय खाद्य समूह में क्या चीज़ें होती हैं या कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है आपका आधारीय सात खाद्य समूह। इसमें हम सात पढ़ेंगे, जैसे उधर हमने चार पढ़ा, इधर हम 7 पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या है, ए नंबर लिखा हुआ ना ये, इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले ग्रीन एवं येलो वेजिटेबल्स। यहाँ पर वेजिटेबल्स या कुछ स्पेलिंग्स इस तरीके से कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई, तो आपको मैं बोल दूंगी तो आपको समझ जाना है। तो ग्रीन एम येलो वेजिटेबल्स कहने का मतलब जो हरी और पीली सब्जियां होती हैं। तो इन्होंने सबसे क्या किया है, इन्होंने फलों और सब्जियों को कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ कि हरी और पीली सब्जियां अलग, और क्या कहते हैं, रेड सब्जियां अलग, पत्ते वाली सब्जियां अलग, रूट वाली वेजिटेबल्स अलग। तो इस वजह से इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, ग्रीन एवं येलो वेज, मतलब कि हरी और पीली सब्जियां। तो हरी और पीली सब्जियां अगर हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, विटामिन सी मिलता है और कैरोटीनॉइड्स मिलता है। कैरोटीनॉइड क्या है, ये एक तरीके का पिगमेंट है। जो चीज़ें हरी होती हैं और क्या कहते हैं आपकी, जो मतलब थोड़ा सा ऑरेंज या फिर पीला या फिर रेड आप कह सकते हो, ठीक है, उन चीज़ों में कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे आपका कैप्सिकम हो गया, तो वो देखिए ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है, रेड भी होती है, तो उसमें कैरोटीनॉइड पाया जाएगा। विटामिन सी भी पाया जाएगा और आयरन भी पाया जाएगा, जितनी आपकी ग्रीन और पीली सब्जियां होंगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका ऑरेंज एवं ग्रेप फ्रूट, टोमेटो, कैबेज, ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो आपका ऑरेंज है और इसके बाद टोमेटो है, कैबेज मतलब वही पत्ता गोभी वाली चीज़ें हैं, और ग्रेप्स फ्रूट जो होते हैं, उन सारी चीज़ों में आपको क्या पाया जाएगा, विटामिन एवं मिनरल्स एवं रेसे। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी कि जब भी मैं सब्जियां या फल का नाम लूँ तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए, या समझ लीजिए आप लोग कि उसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उनमें कैलोरी और प्रोटीन या फैट ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। कुछ कुछ होते हैं, जैसे एक एवोकाडो एक फल है, एवोकाडो में थोड़ा सा वसा पाई जाती है, ये एक्सेप्शनल है, बिल्कुल अपवाद है, समझिए। तो आप समझ लीजिए नॉर्मल जितने भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें हमें क्या मिलता है, उनको खाने से विटामिन, मिनरल्स और कुछ फाइबर, ये सारी चीज़ें, और एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके बाद इन्होंने थर्ड कैटेगरी में रखा है पोटैटो एवं अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को, मतलब जो आलू है और कुछ और सब्जियों को उन्होंने इसमें रखा है, और कुछ फ्रूट्स को रखा है। इनको खाने से मैंने क्या बताया आपको कि सब्जियों और फलों का नाम लेने से वही चीज़ देखी है, विटामिन और विटामिन सी भी मिलेगा और कुछ मिनरल्स भी मिलेंगे इसमें। फिर फोर्थ नंबर पे इन्होंने रखा है मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट को, मतलब वही दुग्ध और दुग्ध उत्पाद। तो दुग्ध वाली जो चीज़ें हैं, मतलब मिल्क वाली चीज़ें, मिल्क में आपको पता है कि कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन भी होता है और विटामिन भी होते हैं, ठीक है। तो दूध वाली चीज़ें जहाँ भी रहेंगी आपको समझना है कि उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फैट भी थोड़ा होता है दूध में, बिल्कुल क्रीम वाला दूध हम यूज़ करते हैं तो उसमें फैट ही तो होता है। तो दूध वाला जो प्रोडक्ट है उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, विटामिन आपको इसमें ये चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ई वाला, देखिए फिर फिफ्थ नंबर पे इन्होंने लगा रखा है क्या है, फिश, एग, पोल्ट्री मीट। पोल्ट्री का मतलब यहाँ पे जो हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन जिसको बोलते हैं, चिकन वाला मीट जो होता है। तो इनको खाने से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन, फॉस्फोरस एवं बी विटामिन। बी विटामिन का मतलब पूरा ग्रुप वाले बात की, मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है, जिसमें B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B9 भी हो सकता है, B12 भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें। और प्रोटीन क्या बोलते हैं, प्रोटीन और फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ ही रही होंगी। इसके बाद इन्होंने जो है लगा रखा है इस पे एफ पे, ब्रेड, फ्लोर एंड सीरियल्स। सीरियल की स्पेलिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। ब्रेड मतलब आप जानते हैं, फ्लोर मतलब आटा, सीरियल्स का मतलब अनाज। तो ये सब चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसमें देखिए मैंने बताया ना बी ग्रुप्स के, ये देखिए सारे बी ग्रुप्स के विटामिन के नाम लिखे होंगे। थायमिन को हम B1 बोलते हैं, B2 का मतलब राइबोफ्लेविन, B3 का मतलब नियासिन, आयरन आप जान ही रहे हैं आयरन, और इसी मतलब वही आपका फाइबर, और CHO का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें किसमें पाई, जितने भी अनाज होते हैं उनमें बी विटामिन मतलब सारा कुछ, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आपका फाइबर और कुछ आयरन भी कुछ मात्रा में पाया जाएगा। इसके बाद लास्ट है आपका बटर एवं फोर्टिफाइड मार्गरीन। बटर क्या है आपका, वही मक्खन, और फोर्टिफाइड मार्गरीन क्या होता है कि ये बटर का ही एक आप कह सकते हो कि बदला हुआ फॉर्म है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मार्गरीन फोर्टिफाइड कर दी जाती है, मिला दी जाती है। तो इनको खाने से हमें क्या मिलता है, वसा, मतलब वही तेल वाली चीज़ें खा रहे, जाहिर सी बात है फैट मिलेगा, और इसमें विटामिन ए मिलता है, और ये O3 का मतलब यहाँ पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे हमने कल आपको बताया था कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, या प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड के रूप में टूट जाता है, बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब हम फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो वो क्या होता है कि
वो पूरा डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड में बदल जाता है या फैटी एसिड में टूट जाता है। आप ये कह सकते हो कि जो फैट है उसकी सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हो कि फैटी एसिड है। हम जो भी फैट लेते हैं उसको खाने के बाद किस चीज़ में डाइजेस्ट मतलब बदल जाता है, फैटी एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन तो उसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। अभी के लिए आप सिर्फ टर्म याद रखो। ये देखिए पूरा है चार्ट, आप देख सकते हो इसमें आराम से। ये देखिए 1 है, 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये बिल्कुल आपको एक मैंने दिखा रखा है, मैं थोड़ा सा आप पिक्चर देखेंगे तो मे भी थोड़ा एक क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, तो आपको हेल्प हो पाएगी। ठीक है, ये हमारा 7 आहार खत्म हो चुका है। इसके बाद जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक 5, मतलब कि आधारी 5 खाद्य समूह। इसको बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है और सबसे आइडियल फूड ग्रुप है ये। ठीक है, क्योंकि जितनी सब्जियां अभी उधर उन्होंने लगा रखी थी, 4 कैटेगरी उन्होंने सब्जियों की कर रखी थी। हर व्यक्ति तो 4 तरह इतनी ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो 5 खाद्य समूह हम पढ़ेंगे, अब आपको देखना है इन्होंने सबसे फर्स्ट वाले में क्या रखा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे इन्होंने सीरियल्स एंड प्रोडक्ट, कहने का मतलब वही अनाज की बात की, इन्होंने अनाज को रखा है। इसके बाद अनाज में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, चावल किया है, गेहूँ किया है, रागी, इसके बाद ज्वार, बाजरा, लैया, चिवड़ा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इन सारे सीरियल्स को खाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, इनविजिबल फैट मिल रहा है, विटामिन B1 का मतलब थायमिन मिल रहा है, B9 का मतलब फॉलिक एसिड, B2 का मतलब राइबोफ्लेविन, आयरन आपका वही लोहा जिसको बोलते हैं, फाइबर मतलब वही आपका रेसा। तो ये जितना भी प्रोडक्ट यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपने पढ़ा, ये सारा जब हम खाएंगे तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ NV का मतलब है न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब कि पोषक मूल्य, कि मतलब ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनमें कौन कौन से पोषक तत्व यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या रखा है, पल्सेज एंड लेग्यूम्स, कहने का मतलब जो दालें और फलियाँ होती हैं। ठीक है, इनमें क्या कौन दालें और फलियों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको दिख रहा होगा काला चना, फिर लाल चना, फिर तुअर दाल आई थिंक वही अरहर वाली दाल को बोलते हैं, सूखी मटर, राजमा, सोयाबीन, ये सारी मतलब दालों की वैरायटी है। समझ रहे हो आप। ये लेग्यूम्स का मतलब होता है सूखी, ये जो जितनी भी जैसे सेम वगैरह होती हैं या राजमा वाली जो दालें हैं उनको लेग्यूम्स बोलते हैं। जो आप ये कह सकते हो फलियाँ होती हैं, जैसे मटर, हरी मटर होती है, उन सब चीज़ों में जो मतलब एक कवर के अंदर बंद रहे हैं, आप ये कह सकते हो। सेम भी देखो बंद रहती है, हरी मटर भी बंद रहती है, ये बातें हैं। तो ये सारी चीज़ जब आप खाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, दालों की बात हो रही है तो प्रोटीन तो बिल्कुल ही मिलेगा, कैलोरी भी मिलेगी आपको। और इनविजिबल फैट का मतलब ये होता है कि बहुत आपको वो फैट बाहर से दिखेगा नहीं, बट बहुत लिटिल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा फैट भी होगा उसमें। और B1, B2, B9 कैल्शियम, आयरन एवं फाइबर्स, ये सब आपको लग रहा होगा ना कि B1 थायमिन को बोलते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B9 फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये हम लोग पढ़ते पढ़ते आपको सारा नाम याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि कैसे सब नाम याद होंगे, बट सब आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देखिए ये थर्ड नंबर पे मतलब C वाले में, इसमें क्या किया इन्होंने, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को रखा है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को, दूध को रखा है, दही को रखा है, स्किम्ड मिल्क को रखा है, चीज़ को रखा है, और चिकन, लिवर, फिश, एग, मीट, इन सारी चीज़ों को इन्होंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में रखा हुआ है। इसमें क्या मिलेगा आपको जब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेंगे, बिल्कुल सही बात है, वही प्रोटीन और आपको फैट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, B2 मतलब आपको राइबोफ्लेविन, जो गाय का दूध होता है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, चिकन, लिवर, ये इन सब में भी आपको प्रोटीन, फैट, राइबोफ्लेविन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिश, ये जो फिश होती है इसमें कैल्शियम होता है, जो छोटी छोटी फिश होती हैं एकदम बहुत छोटी वाली, उनमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपका ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आम, अमरूद, संतरे, पपीता और मौसमी, आंवला आदि, खरबूजा, टमाटर, ये सारी चीज़ें। फिर से देखिए वही कैरोटीनॉइड्स की बात हो रही है, जैसे देखिए आम आपका पीला होता है, अमरूद थोड़ा हरा होता है, संतरा भी होता है, पपीता भी होता है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। मैंने बताया ना कैरोटीनॉइड्स जो है लाल, पीले और इन सारे कलर के जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन C आपका अमरूद में बिल्कुल बहुत अच्छा, अमरूद में, आंवला में, टमाटर में, मौसमी में, इन सब में आराम से आपको पता ही होगा विटामिन C पाया जाता है, ये सब विटामिन C रिच फूड माने जाते हैं। इसके बाद B2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन जिसको हम बोल रहे हैं, खरबूजे वगैरह में आपका जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन C पाए जाते हैं। B9 आपका फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया आपका, और फाइबर का मतलब रेसे की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे हम अमरूद खाते हैं तो उसमें बहुत जो है सॉल्यूबल फाइबर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा मतलब होता है डाइजेशन के लिए। पपीते में भी होता है और संतरे में भी होता है, आम में भी होता है। आप देखते हो ना बहुत सारे रेसे होते हैं, जब हम आम खाते हैं दांत में फंस जाते हैं, वो सब रेसे ही होते हैं, मतलब फाइबर ही होता है। खरबूजा इस टाइम आ रहा है, देखिए आराम से खाइए, उसमें भी फाइबर होता है, वो डाइजेशन के लिए और मतलब बहुत अच्छा होता है। आपको बताना क्या, आपको खुद पता है, आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इसके बाद फिर इन्होंने देखिए खूब सब्जियां इन्होंने भी इंक्लूड करी है। इन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब कि वही जो हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें देखिए स्पिनच आपका, पालक है, चौलाई है, इसके बाद सहजन है, ये क्या लिखा हुआ पता नहीं,
इसको आप मत याद रखो। सहजन सबने देखा होगा, ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं। इसके बाद ड्रमस्टिक लीफ है, धनिया पत्ती है, मेथी वाले पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। हरी पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं सब में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं सब पाए जाएंगे, आप सीधे ये समझ लो। इसके बाद फिर है अदर वेजिटेबल्स, जैसे आपकी देखिए कैरेट हो गई, ब्रिंजल हो गया मतलब बैगन, गाजर, लेडी फिंगर मतलब आपकी भिंडी हो गई, कॉलीफ्लावर जो होती है आपकी, कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, जो फूल गोभी होती है, बीन्स हो गया आपका, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इन सारी चीज़ों को खाने से भी आपका वही फॉलिक एसिड हो गया, देखिए विटामिन B9, कैरोटीनॉइड्स, कैल्शियम, फाइबर, वही रेसे और फाइबर, बात देखिए ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। सबसे इसके बाद लास्ट में देखिए है इनका फैट एंड शुगर, इन्होंने फैट और शुगर को सबसे लास्ट में रखा हुआ है। उसमें क्या है आपका घी हो गया, बटर हो गया, हाइड्रोजनेटेड फैट, कुकिंग ऑयल। इसके बाद इनको खाने से क्या मिलेगा, फैट क्या है, फैट भी हमें कैलोरी देता है, ठीक है, कैलोरी देगा। और EFA का मतलब है एसेंशियल फैटी एसिड, मतलब कि मैंने बताया ना कि फैटी एसिड में बदल जाता है जब हम कोई भी फैट खाते हैं तो यहाँ पर जो आवश्यक फैटी एसिड हैं आपके वो हमें प्राप्त होगा, और वसाघुलित विटामिन प्राप्त होंगे। वसाघुलित विटामिन जो होते हैं आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनसे क्या होगा कि आपको जो है विटामिन, मतलब जो वसा में सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो भी आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद इन्होंने शुगर एवं जैगरी, मतलब कि शुगर मतलब वही चीनी, और जैगरी का मतलब गुड़, यहाँ जैगरी की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी हुई है। तो आपको ये जब शुगर और जैगरी की चीज़ें खाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको कैलोरी मिलेगी, आयरन भी मिलेगा, गुड़ में आयरन भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपको मोस्टली कैलोरी ही मिलेगी, जो हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लेंगे आप ये कह सकते हो, बिल्कुल चीनी है ये शुद्ध जो आप घर में लेते हैं, तो उससे क्या होता है ग्लूकोज ही मिलता है, तो यहाँ पर सीधे हमें कैलोरी ही मिलेगी। इसमें क्या है, ये जो हम जितने भी हमने फूड ग्रुप्स पढ़े, ये हमने इसलिए पढ़े क्योंकि जब हम आहार आयोजन करते हैं, मतलब मील प्लानिंग, मतलब आप ये कह सकते हो जब हम एक डाइट बनाते हैं तो उससे हमें ये ध्यान रख, इससे हमें मतलब जो फूड ग्रुप है उनको पढ़ने से ये हमें फ़ायदा होता है कि जब आप मील प्लानिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि किस प्रोपोर्शन में कौन से फूड प्रोडक्ट आपको लेने हैं। तो क्या करना है, देखिए कि संतुलित आहार आयोजन करते समय प्रत्येक खाद्य ग्रुप से पर्याप्त मात्रा में फूड प्रोडक्ट का चयन करना आवश्यक है, ठीक है, या अवश्य करना चाहिए प्रत्येक फूड ग्रुप से। जैसे कहने का मतलब देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें से आप एक कोई सब्जी ले लो, अदर वेजिटेबल्स में से भी आप कुछ ले लो, कैरेट हो गया, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, ठीक है। इसके बाद मिल्क प्रोडक्ट में से आपको कुछ दूध, दही, आइसक्रीम, मिल्क या चीज़, कोई भी एक चीज़ आप जब बिल्कुल यूज़ करिए जब आप अपना मतलब अपने जो डेली की आपकी डाइट उसको जब आप प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में भी आप कुछ ना कुछ जरूर इंक्लूड कर लीजिए। इतने सारे फ्रूट्स देखिए दे रखे हैं, तो एक फ्रूट तो जरूरी खाइए। तो ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप डाइट प्लान करें या मील प्लानिंग करें तो इन जितने भी ग्रुप हैं इन ग्रुप से हमें थोड़े थोड़े या हर ग्रुप से एक एक मतलब आपको फूड प्रोडक्ट लेना ही। जैसे देखिए सीरियल से आपको कोई ना सीरियल जरूर लेना, चावल या गेहूँ आप या मतलब चावल या गेहूँ आप कुछ ना कुछ आपको जरूर लेना है। दालों में से भी आपको कोई एक दाल लेनी है, वो चाहे आप अरहर की दाल ले लो, चना ले लो, कुछ भी आप ले लो। इसके बाद मिल्क वाले प्रोडक्ट में भी आपको कुछ ना कुछ जरूर लेना पड़ेगा, दूध, दही अभी मैंने आपको बताया। वेजिटेबल्स वाले में भी कुछ फ्रूट्स में से भी एक फ्रूट ले सकते हैं। तो इस तरीके का जब हम मिला करके बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो आहार है बिल्कुल संतुलित आहार बनेगा। इसी बात पे हमें संतुलित आहार थोड़ा सा देखिए, ये आपका संतुलित आहार के बारे में भी आगे पढ़ते हैं। ये आपका 5 वाला ग्रुप था, कौन सा था, 1 मिनट सॉरी, हाँ ये आपका कौन सा ग्रुप था, ये 5 वाला था, आधारीय 5 खाद्य समूह था ये, ठीक है, फूड ग्रुप्स, बेसिक 5 वाला। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमने चीज़ें पढ़ी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का हिस्सा देखिए कितना ज़्यादा है, देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा है, और जो प्रोटीन वाली चीज़ें वो देखिए आपको इतना है, ठीक है। इसके बाद जितने भी फैट वाली चीज़ें देखो सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फूड है, इसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वाला देखिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला है, ठीक है, कैलोरी जिससे मिलेगी वो ज़्यादा। मतलब कि हमें कैलोरी वाली चीज़ें और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब विटामिन और मिनरल्स वाली चीज़ें ज़्यादा रखनी चाहिए, और जो आपका मीट, फिश, ये सब चीज़ें ये एक थोड़ा मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और जो आपका फैट वाली चीज़ें उनको सबसे कम, और जो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट है आपका उनको मतलब उनको भी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इस प्रोपोर्शन में हमें जब हम डाइट तैयार करते हैं तो हमें इसी प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। आपका जो मतलब एक टाइम का डाइट है उसमें जो है क्या कहते हैं आपकी सीरियल्स और आपके जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, और जो आपका फैट है वो बिल्कुल मतलब कम होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, थोड़ा बहुत मतलब कम होना चाहिए इन कंपेरिजन टू ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि फूड ग्रुप्स को हमने कैसे पढ़ा और क्या क्या इसमें चीज़ें करी। अगर आपको नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। बैलेंस डाइट है, सबको पता होगा बैलेंस डाइट होती क्या है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा आहार, बैलेंस डाइट को हम मतलब क्या आप सोचोगे कि क्या कैसी डाइट होगी कि जब वो हम उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। सिंपल सी बात है कि आहार ऐसा हो जो आप डेली खा रहे हैं,
अपने शब्दों में बिल्कुल समझिए कि वो आहार ऐसा हो कि आपके शरीर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, हमें एनर्जी चाहिए होती काम करने के लिए, तो आपको आपका जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके शरीर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करे। इसके बाद आपके शरीर में जो भी निर्माणक तत्व हैं उनकी पूर्ति करे। निर्माणक तत्व का मतलब क्या है, आपके बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं या जितने भी मसल्स हैं आपकी, उनमें जो छोटी मोटी टूट फूट हो रही उनकी उनकी मेंटेनेंस रखे। इसके बाद नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करे, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, जितने भी इन्फेक्शन है या कोई भी बाहरी आघात है या कोई भी वो है उससे आपको सुरक्षा दे, और आपके बॉडी के जो फंक्शन है उनको क्या करे, नियामक का मतलब क्या है, रेगुलेट करे। क्या करे, रेगुलेट करे और सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करे। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटेक्ट करने की चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करे, और वो क्या करे, मतलब जो इन सारी चीज़ों को कम कर पाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। तो आप बिल्कुल पढ़ करके भी समझ सकते हो कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की पूर्ति, शरीर के निर्माणक तत्वों की पूर्ति तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति कर सकता हो, संतुलित आहार कहलाता है। इतना काम जो कर पाएगा उसी को हम संतुलित आहार बोलेंगे। अब आप अगर कोई ऐसा खाना खा रहे हो कि जिसमें कैलोरी ही बहुत कम है, हो सकता है आपने उसमें सीरियल्स को ऐड ही नहीं किया, आप सिर्फ प्रोटीन डाइट ले रहे हो, है ना, लेते हैं लोग प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संतुलित आहार की बात हो रही है। संतुलित का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको कि बैलेंस में चीज़ें होनी चाहिए। तो बैलेंस में अब इसीलिए देखिए वहाँ पर ये सारे टर्म यूज़ कर रखे हैं कि ऊर्जा की भी पूर्ति हो, निर्माणक तत्वों की भी पूर्ति हो, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, रेगुलेट करे, जो इतना काम कर पाए उसी को हम संतुलित आहार बोलेंगे। ये देखिए बिल्कुल संतुलित आहार आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने क्या बोल रखा है कि जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, आपकी कम से कम 40%। इसके बाद जो आपके सीरियल्स हैं वो कितने होने चाहिए, 25%। समझ रहे हो आप। इसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, जो आपकी प्रोटीन डाइट है वो भी कम से कम 25% हो, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में जितनी भी मेंटेनेंस का काम होता है उनको मतलब मेंटेन रखता है वो। और फैट को हमेशा सबसे कम रखना है, 10%। आप देख पा रहे होंगे। तो बैलेंस डाइट को हमें इस तरीके से जो है अगर बनाना है तो इस तरीके की चीज़ें देखनी है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट ये आपको जानना चाहिए कि हम फूड साइंस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में ये जो आपके सी गोपालन हैं उन्होंने भी ये चीज़ बताई, ये मैंने ऐड कर दिया है एक बुक से, मुझे मिला, अच्छा लगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। इन्होंने ये कहा कि पोषक तत्वों की उतनी मतलब जो भी डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक ऐसे अनुपात में हो कि उसमें सारे मिनरल्स, कैलोरी, विटामिन्स, जो प्रोटीन, सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल हों, पूर्ण रूप से हों। और ये क्या करे, जितने भी आपकी बॉडी में जैविक क्रियाएं हैं और आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखे। और स्वस्थ रखने के साथ साथ क्या करे कि पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग आपके शरीर में एकत्र रहे, ठीक है, एकत्र रहे, जिससे कि जब हम कभी खाना ना खा पाएँ तो आपके शरीर को वो भी जो है एनर्जी देता रहे। अब जब आप भूखे रहें तो थोड़ा थोड़ा उसको कुछ समय पर चलाया जा सके, ठीक है। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो अब बाकी कुछ इसमें परेशान नहीं होना, हमने बैलेंस डाइट की पूरी डेफिनेशन आराम से पढ़ ली है। इसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, मतलब टर्म्स नहीं है, आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, एग्जाम में कभी कोई पूछा जा सकता है। ये जो हमने सी गोपालन पढ़ा, सी का फुल फॉर्म है यहाँ पे पूरा, कॉलिथर गोपालन इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इन इंडिया। आपको क्या याद रखना है कि जो इंडिया में न्यूट्रिशन साइंस के फादर हैं उनको, वो कौन है, ये जो आपके हैं कॉलिथर गोपालन, ठीक है। ये जो है साउथ इंडिया की तरफ के हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस इन इंडिया, आपको ये टर्म याद रखना है कि इंडिया में जो न्यूट्रिशन साइंस के फादर हैं वो ये हैं। इसके बाद ये फर्स्ट डाइटिशियन भी रहे, इंडिया के फर्स्ट डाइटिशियन भी रहे कॉलिथर गोपालन। इसके बाद आपका है ये जो है कि एंटोइन लेवाइजर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी न्यूट्रिशन साइंस, यहाँ भी न्यूट्रिशन साइंस। याद रखना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूट्रिशन साइंस इन इंडिया और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर टर्म पूछा जाए, इंडिया का नाम आएगा तो आपको ये आंसर करना है, और अगर सिर्फ न्यूट्रिशन साइंस का आ रहा है तो आपको ये आंसर करना है। इसके बाद है आपका निकोलस अपार्ट इज द फादर ऑफ फूड साइंस। अगर फादर ऑफ फूड साइंस पूछा जा रहा है तो आपको निकोलस बताना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, याद रखिएगा दिमाग में, एग्जाम में अभी लेवाइजर वाला टीजीटी में आया था इस बार। इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का हमें जो है थोड़ा सा डिवीजन पढ़ना है कि फूड को भी किन किन चीज़ों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, प्राय प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ विशेष पोषक तत्वों का समावेश होता है, बिल्कुल सही बात है। जितना भी आप फूड खाते हैं उसमें कुछ न कुछ जरूर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितना भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं अपने भोजन में, उनमें जितने भी होते हैं को कुछ न कुछ हमारे बॉडी में कार्य कर रहे होते हैं, अपना अपना मतलब फंक्शन पूरा करते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन एवं स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित 5 तत्व अनिवार्य होते हैं। जो हमारा शरीर है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए, वृद्धि विकास के लिए स्पेशल रूप से या मुख्य रूप से 5 तत्व अनिवार्य होते हैं। कौन कौन से अनिवार्य होते हैं वो हमें देखना है। देखिए, सबसे पहला है आपका कार्बोयुक्त, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वाला,
प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन वाला, वसा मतलब फैट वाला, खनिज लवण का मतलब मिनरल्स वाला, विटामिन का मतलब विटामिन वाला। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं कि कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ क्या है, प्रोटीन वाला क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बोयुक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है स्टार्च। आप सीधे ये समझ सकते हो कि कार्बोयुक्त जो पदार्थ हैं वो दो हैं, पहला है शुगर और स्टार्च। तो शुगर वाले को हम लोग कभी कभी क्या, शुगर वाले को हम लोग सिंपल कार्बोज भी बोलते हैं, भी क्या बोलते ही हैं। जो शुगर है उसको सिंपल कार्बोज बोलते हैं, और स्टार्च वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोज बोलते हैं। तो शुगर के अंतर्गत क्या होता है कि चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जैम, जेली ये सब आते हैं। यहाँ पर सिंपल कार्बोज का मतलब ये है कि जैसे आप चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जैम, जेली ये सब आप जब लेंगे अपने डाइट में, तो ये सब क्या होता है कि आपकी बॉडी में तुरंत जा करके जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और तत्काल आपको एनर्जी देगा। लेकिन जो स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ हम खाएंगे, जिसमें चावल, साबूदाना, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, राई, आलू, शकरकंद, अरबी आदि आते हैं, ये सब इन सब चीज़ों में स्टार्च होता है। ये सब जब हम खाएंगे तो ये सब हमारी बॉडी में जाकर के तुरंत डाइजेस्ट होना नहीं स्टार्ट होंगे, इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोज। ठीक है, तो जो जहाँ पर स्टार्च आए आपको समझ जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा बताया जाएगा कि सिंपल कार्बोज क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें। ये देखिए पूरी पिक्चर लगा रखी है, आप देख सकते हैं इसमें। ये यहाँ पर देखिए ब्रेड है और केला है और आलू, ये सारी चीज़ें, गेहूँ, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। सिंपल का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्या कहते हैं, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, आलू है, ये सारी चीज़, चॉकलेट है, इनको खाने के बाद तुरंत देखिए एनर्जी सी फील हो जाती है। तो सिंपल सी बात है। प्रोटीन वाला क्या है, प्रोटीन वाला जो भोज्य पदार्थ है वो हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। दो तरीके का मतलब, एक होता है प्राणिज भोज्य पदार्थ का मतलब होता है कि नॉन वेजिटेरियन, और वानस्पतिक का मतलब वेजिटेरियन। ठीक है, दो तरीके से प्राप्त होता है। मतलब कि एक लोग वो जो लोग नॉनवेज खाते हैं और एक लोग वो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक है, सीधी बात यह है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में मांस, मछली, लीवर, अंडा, दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थ, गेहूं के अंकुर। जब गेहूं को हम स्प्राउट कर देते हैं, मतलब उसमें छोटे अंकुर निकल जाते हैं, जिस तरीके से आप चने को स्प्राउट करते हैं उसी की बात हो रही है। तो गेहूं के अंकुर, सभी दालें, पनीर, सूखी सेम, सोयाबीन, मेवे, फल, मूंगफली, नारियल तेल आदि आते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है उसमें हम स्पेशली क्या पढ़ सकते हैं कि जो आपका मांस, मछली, लीवर, अंडा, दूध, ये सब चीज़ें हैं, ये सब नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आती हैं। ठीक है, और वानस्पतिक भोज्य पदार्थ जो हैं उनमें आपकी दालें, पनीर, सूखी सेम, सोयाबीन, मेवे, फल, मूंगफली, नारियल तेल, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए बिल्कुल इसमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी हैं और वेजिटेरियन भी। देखिए दालें उधर रखी हुई हैं, नट्स भी रखे हुए हैं, मूंगफली भी है, मूंग भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बीच में आपका ये नॉन वेजिटेरियन वाला चीज़ है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद वसायुक्त भोज्य पदार्थ, वसा का नाम लेते ही आपको समझ जाना, वही तेल, मक्खन, घी, मूंगफली, मलाई, तिलहन, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। गोश्त लिखा हुआ है, गोश्त में भी जो है फैट पाया जाता है। जो आप नॉनवेज खाते हैं उनमें भी काफ़ी जो है उनमें कोलेस्ट्रॉल के रूप में उसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। ये देखिए तरह तरह के तेल, मक्खन, चीज़, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ, मतलब कि मिनरल्स रिच फूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मांस, मछली, अंडा, ये यकृत का मतलब वही लीवर, और मिल्क, और मटर है आपकी, तिलहन, हरी पत्ते वाली सब्जियां, कंद मूल मतलब कि जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं। इसके बाद वही वाली कंद एवं जड़ वाली सब्जियां, कुछ फल आदि आते हैं। इसमें जैसे क्या होगा, पालक, चौलाई, हरी प्याज, धनिया पत्ती, अरबी पत्ता मतलब अरबी का पत्ता, और राई, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनमें खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि मछली और ये सब सारी चीज़ों में विटामिन ए और कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, ये सब चीज़ें, मैग्नीशियम, ये सब पाया जा रहा था। इसके बाद है आपका विटामिन वाला। विटामिन भी हरी, सारी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, मांस, मछली, दूध में भी विटामिन ए होता है। इसके बाद रसदार जितने भी फल होते हैं सब में विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में भी विटामिन सी, या आप जितने भी ये सूखे मेवे, इन सब में भी जो है आपका विटामिन ई, और नींबू, संतरा, आम, पत्ता गोभी, इन सब में जो है सारी चीज़ें, गेहूँ, अंडा, गाजर, जैसे गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब में विटामिन सी, ये सारी चीज़ें जो है विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ में होती हैं। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या किस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही दिख रहे हैं, और कुछ कुछ चीज़ों में जो पाई जा रही हैं विटामिन, जो जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें भी उनमें विटामिन भी पाई जाती हैं। एक चीज़ आपको ये समझना है कि ऐसा मत सोचिएगा कि जो फूड प्रोडक्ट में मतलब जो फूड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट वाले हैं उनमें कोई विटामिन नहीं पाया जाएगा या कोई प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। एक आप ये कह सकते हो कि एक मोटा मोटा जो इन्होंने वर्गीकरण किया है कि ये कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ हैं, ये प्रोटीन वाले हैं, ये फैट वाले हैं। जो सारे भोज्य पदार्थों में कुछ न कुछ सब में पाया जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि गेहूं है तो गेहूं को हमने किस में रखा, अनाज में रखा, तो इसका मतलब अब अनाज वाले फूड प्रोडक्ट में क्या पाया जाएगा, कैलोरी पाई जाएगी, स्पेशली कैलोरी पाई जाएगी। लेकिन आपका जो गेहूं है वही
उसमें कैलोरी भी पाई जाएगी और प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, कैलोरी पाई जाएगी, प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाएगी। तो इस तरीके की बात हो रही है। तो आप ये घबराना नहीं कि एक बार मैम आप कह रही हैं सब्जियों में विटामिन पाया जाता है, फिर आप कह रही हैं खनिज लवण भी पाया जाता है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्या पाया जा रहा है उसके आधार पर उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद भोजन की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा बस 2 मिनट देख लेते हैं। शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वह सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो आपके शरीर की मतलब जो आपकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि करें, विकास करने में सहायक हों और साथ ही साथ आपके शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करें और पुराने ऊतक जो हैं, जो टिश्यूज़ हैं आपके, उनकी मरम्मत या उनकी मेंटेनेंस करने में सहायक हों। बहुत सिंपल सी बात लिखी मैंने, बिल्कुल समझ आ गया होगा कि भोजन हम उसी को कहेंगे जिसको हम खा सकें, चबा सकें, पचा सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है, वो हमारे शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास में भी सहायक हो और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस को कायम रखे। अब कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एकदम फैक्ट टाइप की हैं, वो हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, ये अब इस बार एग्जाम में आया भी था, ऊर्जा मापने की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको मापने की अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है आपकी, जूल है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। होता क्या है कि सामान्यतः भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी के द्वारा किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। किलो कैलोरी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी को अगर हम जूल में देखें तो उसका क्या होगा, 4.2 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1 किलो कैलोरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, 1 किलो कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो 1 किलो पानी का तापक्रम 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दे। आप समझ रहे हैं कि अगर 1 किलो पानी है तो उसका 1 सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी या जितनी कैलोरी खर्च होगी उतनी उसी का मतलब जो ये क्या कहते हैं अर्थ है वो उतनी ऊर्जा से ही है। समझ रहे हैं आप कि 1 किलो कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से है। किस ऊर्जा से है, जितनी ऊर्जा 1 किलो पानी का तापक्रम 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगेगी, ठीक है। इसके बाद है आपका थोड़ा सा कैलोरी नापने, ये कैलोरी क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा, कैलोरी वही कैसी है, कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई है। क्या है, ऊर्जा नापने की इकाई है। कैलोरी की माप करने के लिए जिस यंत्र का सहारा लिया जाता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को अगर हमें मापना हो तो हम कैसे मापते हैं, कैलोरीमीटर की सहायता से। कैलोरीमीटर एक यंत्र है, उसकी सहायता से हम ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने उधर पढ़ा ना यूनिट है, जैसे ऊर्जा मापने की इंटरनेशनल यूनिट जूल थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैलोरी जो हम फूड में कैलोरी होती है उसमें, फूड में जो ऊर्जा होती है कह सकते हो भोजन में, उसकी ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है, कैलोरी है, ठीक है। इसके बाद और किससे मापते हैं, कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न तथा शरीर द्वारा व्यय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा नापी जाती है। कहने का मतलब ये ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई और आपके शरीर द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय की गई उसको मापा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कैलोरीमीटर द्वारा जो हम ऊर्जा को मापते हैं उस प्रक्रिया को हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा को मापने मतलब ये जो कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापी जाती है वो कितने तरीके से की जाती है, 2 तरीके से की जाती है। पहला आपका हो गया डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और इसके बाद दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में क्या करते हैं, कैलोरीमेट्री शरीर द्वारा उत्पन्न, ध्यान से सुनना आपको, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के मापने की पद्धति प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि शरीर के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको जो मापा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री पद्धति कहलाती, मतलब ये डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेथड कहलाता है, आपके शरीर से जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि शरीर द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन तथा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा का मापन करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि जितनी आपने ऑक्सीजन ग्रहण करी और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली उसकी मात्रा को ज्ञात करके ऊर्जा का मापन करते हैं। अब इसमें क्या है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को नापने की विधियां, ठीक है। इसमें 2 विधियां होती हैं। कैसे कैसे मापते हैं, सिंपल सी चीज़ हमें बस देख लेना है। तो जो प्रत्यक्ष मापने की विधि है वो क्या है आपकी, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है आप ये समझ लो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके। अभी हमने इधर पढ़ा ना कि 2 विधियां हैं, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। तो वही बात हो रही है कि जहाँ यहाँ पर सबसे अभी उधर हम क्या देख रहे हैं, जो बॉम्ब कैलोरीमेट्री है उनमें डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेथड से जो ऊर्जा को मापते हैं। तो अभी हमें इसमें फर्स्ट वाला क्या पढ़ना है कि
बॉम्ब कैलोरीमेट्री की सहायता से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बॉम्ब कैलोरीमेट्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है या बॉम्ब कैलोरीमेट्री की सहायता से हम देखते हैं कि किस भोजन में कितनी ऊर्जा है, तो उसको हम प्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। किससे मापते हैं? प्रत्यक्ष विधि से। इसमें क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके ऊर्जा मापने का कार्य बॉम्ब कैलोरीमेट्री की सहायता से किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बॉम्ब कैलोरीमेट्री की सहायता से ऊर्जा की मात्रा ज्ञात की जाती है वो कौन सा मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है या अप्रत्यक्ष विधि है। तो आपको ये याद रखना कि बॉम्ब कैलोरीमेट्री में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसे क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा सीधे नापने के कारण ये प्रत्यक्ष विधि है। कहने का मतलब जो भोज्य पदार्थ है उसके कंबंशन से जितनी ऊर्जा निकल रही होती है उसको डायरेक्ट माप लेते हैं, इसी वजह से इसको क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा ऑक्सी कैलोरीमेट्री की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके। उधर हमने प्रत्यक्ष पढ़ा, जहां पर वही वाली बात है कि ऑक्सी कैलोरीमेट्री रहेगा तो उसको किस विधि से मापा जा रहा है? अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। इसमें क्या है कि ऑक्सी कैलोरीमेट्री की रचना व प्रस्ताव बेनेडिक्स व उनके साथियों द्वारा की गई। इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे बेनेडिक्स का, कि किन्होंने इसको मतलब प्रस्ताव रखा या किन्होंने उसको इन्वेंट किया। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें भोजन की निश्चित मात्रा के जलने में हुई ऑक्सीजन की मात्रा को नाप लेते हैं, उपयोग हुई ऑक्सीजन की मात्रा को नाप लेते हैं। कहने का मतलब जो भोजन है उसकी निश्चित मात्रा होगी, बिल्कुल कोई फिक्स क्वांटिटी में होगा, तो उसके कंबक्शन में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लगती है उसको नाप लेते हैं पहले। इसके बाद क्या होता है? जलने के पश्चात, कहने का मतलब जब भोजन पूरी तरीके से, या फूड आप कह सकते हो कि जो फूड है वो पूरी तरीके से जब उसका पूरा कंबक्शन हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है उसको क्या करते हैं कि मतलब अवशोषक आवश्यक विधियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब ऐसे अवशोषक लगे होते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हुई है भोजन के जलने के स्वरूप, उन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि प्रयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करके उत्पन्न उष्मा की मात्रा की गणना की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने जो भोजन को जलाया, ऑक्सीजन मतलब भोजन जो जला उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा लगी उसको यहाँ पर वो क्या करते हैं? माप लेते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा जो यहाँ पर ऊपर हुई, उनकी जितनी ऑक्सीजन की मात्रा लगी ऊपर सॉरी जितनी मात्रा लगी ऊपर ऑक्सीजन की, उससे कितनी उष्मा उत्पन्न हुई। देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करके पहले वो देख लेंगे कि कितना ऑक्सीजन लगा। ठीक है। इसके बाद उस ऑक्सीजन के लगने से कितनी उष्मा उत्पन्न हुई उसकी गणना की जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आपके एग्जाम में आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये नेट वार एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है या प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर में कौन सी विधि से किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो आज की वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई होगी, उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन मैं रोज़ आपसे कह रही हूँ कि डिटेल में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो। बिल्कुल देखिए 37 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखिएगा और मिलते हैं फिर से हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में और नए दिन में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को आप लोग कैसी लगेगी बताइएगा ज़रूर। और बाकी और भी कुछ आप लोगों का हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि आप लोग फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ऐसे ही बने रहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ें लेकर के आती रहूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगेन सॉरी, और मिलते हैं फिर। चलिए ओके, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।